हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्ज़ाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों मैं सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 इंपॉर्टेंट वीडियो, यानी दोस्तों जो छात्र 2023 में यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे दोस्तों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दोस्तों कक्षा 10 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आता है एसएसटी का दोस्तों, उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सभी वे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने वे सभी क्वेश्चन रखे गए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। सभी वे क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, यानी सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के संपूर्ण सिलेबस की तैयारी, यानी दोस्तों पूरे सिलेबस की तैयारी, वो भी चैप्टर वाइज। दोस्तों कोई सा भी चैप्टर और कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी चैप्टरों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि दोस्तों उन सबकी प्लेलिस्ट बनी है। तो दोस्तों मैं उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों वो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और यानी जो 2023 बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट जरूर देखें। दोस्तों जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे दोस्तों उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देंगे। टॉपर बन जाओगे, 95% प्लस स्कोर करने वाले छात्र जरूर देखें। यानी दोस्तों जो छात्र 95% प्लस स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों आप सभी वीडियो देखिए और फिर जो मॉडल टेस्ट कराएंगे दोस्तों उन्हें दीजिए, प्रैक्टिस करिए। दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि आपके 95% जरूर आएंगे, 95% प्लस स्कोर जरूर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप अच्छे तरीके से इन वीडियो को देखते हैं, इनके नोट्स वगैरह बनाते हैं। और हाँ दोस्तों इन सभी का PDF वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा, वाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। दोस्तों इस चीज़ को पूछ रहा है कि वो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान नहीं, जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसमें उसमें जो संस्कृति थी उसका क्या योगदान था, यानी संस्कृति का क्या योगदान था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ वहाँ संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रथम उदाहरण, हम रोमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। यानी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास और संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों को समझा जा सकता है। जो दोस्तों यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ था और उसमें उसमें संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा सकता है। जैसे दोस्तों प्रथम उदाहरण में बताता हूँ, हम रोमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। नहीं दोस्तों इसमें अगर इसमें लिखना चाहते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान था, तो दोस्तों जो रोमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन था उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है इसके लिए। दोस्तों दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थी। यानी हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं, क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थी, क्योंकि यह यथार्थ रूप से आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती जो अधिकांश निरक्षर थे। यानी दोस्तों एक तो हमने रोमानीवाद ले लिया, दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं जो हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं, या जो क्षेत्र बोलियां हैं उन्हें ले सकते हैं, वे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती हैं।
क्योंकि यह यथार्थ रूप से आधुनिक राष्ट्रवाद के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती है, जो कि अधिकांश निरक्षर थे। इन दोस्तों जो वहाँ जो हुआ था, आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसमें आधुनिक एक रोमानीवादी यानी जो भाषा है, यानी उस भाषा को ले सकते हैं हम, क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं, नहीं जो बोली है उसे ले सकते हैं, क्योंकि जो बोली का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत ज़्यादा था। जब आंदोलन हुआ था दोस्तों, तो ज़्यादा लोगों को समझाने के लिए, राष्ट्रवादियों के संदेश से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए, नहीं जो वहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने यानी आंदोलन में भाग लिया था, तो दोस्तों उन सभी के जो भाषण को लोगों तक पहुँचाने के लिए वहाँ की जो क्षेत्रीय बोली है उसका बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण, कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लगाइए, यानी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, लगाइए दोस्तों। यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ उसे संक्षेप में बताइए। दोस्तों राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्ग जर्मन लोगों को काफ़ी व्याप्त थी। नहीं जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों को काफ़ी व्यापक थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासभा के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। यानी जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। दोस्तों राष्ट्रवाद भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों को काफ़ी व्यापक थी। जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो जो मध्य वर्ग के लोग होते हैं उन्हें यानी उनमें काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासभा के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था। यानी उन्होंने 1848 में जर्मन महासभा के विभिन्न बहुत सारे इलाकों को जोड़कर एक संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इस पहल को राजशाही जो दोस्तों वहाँ के राजा थे और फौज, ये दोस्तों फौज है दोस्तों, फौज के ताकत ने मिलकर दबा दिया, और फौज की ताकत ने उस चीज़ को वहीं मिलकर दबा दिया था। फिर उनका परसा के बड़े भूस्वामियों का भी समर्थन था। यानी दोस्तों उन्हें जो परसा के भूस्वामी उनका भी समर्थन था, यानी परसा का भी समर्थन। इसके बाद परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। यानी दोस्तों पहले तो वो मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में था, लेकिन फिर उसके बाद में परसा के जो परसा के आंदोलनकारियों ने इसका नेतृत्व संभाल लिया। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में परसा की जीत हुई। यानी अब परसा ने तीन उनसे युद्ध करा, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और तीनों युद्ध जीत गई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्षिया में हुई एक समारोह में, यानी जनवरी 1871 में वर्षिया में हुई एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी सम्राट घोषित किया गया। जो जनवरी 1871 में वर्षिया में हुई एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी सम्राट घोषित किया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका क्या मुख्य कारण था? यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई और इसका क्या मुख्य कारण था? दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, यानी 1789 में ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुईस वंश के शासन का अंत हुआ। यानी दोस्तों फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन याद होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। जब वहाँ क्रांति हुई थी तो वहाँ लुईस वंश का शासन का अंत हुआ था और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के मुख्य कारण ये दोस्तों 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई जिसके द्वारा वहाँ पर लुईस वंश के शासन का अंत हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और इस क्रांति के प्रमुख कारण अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ पर लुईस 16वां का शासन था और एक अयोग्य जिद्दी कर्तव्यहीन शासक था। यानी दोस्तों सबसे पहले 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई। ये 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई दोस्तों। उसके बाद में वहाँ लुईस वंश का शासक था। तो दोस्तों जैसे लुईस वंश का यानी वहाँ क्रांति हुई तो लुईस वंश का शासन वहाँ से समाप्त हो गया और दोस्तों वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई। यानी लोगों का तंत्र आ गया, अब लोगों के द्वारा कोई नेता चुना जाएगा। और इसके जो प्रमुख कारण थे, इस क्रांति के प्रमुख कारण थे दोस्तों, सबसे पहला कारण था अयोग्य शासक। यानी जो वहाँ का वर्तमान शासक था फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ पर लुईस 16वां का शासन था। यानी जो लुईस 16वां उसका शासन था दोस्तों, और वह एक अयोग्य और जिद्दी और कर्तव्यहीन का मतलब दोस्तों
अयोग्य यानी उसके शासन करने योग्य नहीं था। फिर कर्तव्य यानी जिद्दी, यानी किसी चीज़ को ठान लेता था, चाहे वो गलत हो या सही दोस्तों, उसे करके रहता था, यानी जिद्दी भी था। और दोस्तों तीसरा कर्तव्यहीन, यानी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता था, यानी कर्तव्यहीन शासक था। दोस्तों एक इसमें हम लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं कि मध्यम वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी थे। यानी दूसरा कारण था यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जिसमें छोटे छोटे उद्योग, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी थे। दोस्तों तीसरा इसमें हम लिख सकते हैं आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे, लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे, लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे, यानी आम जनता की दयनीय स्थिति थी। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहां विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे, यानी जो दोस्तों लोग थे वो रोजी रोटी को तरस रहे थे। चौथा दोस्तों हम इसमें लिख सकते हैं वियना संधि का, ये है यानी चौथा क्वेश्चन है, वियना संधि क्या थी? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ बस इसमें इतना ही था कि ये पूछ रहा है कि वियना संधि क्या थी और वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। यानी प्रतिनिधि यानी किसके? जिन्होंने पर्सा यानी जो ये थे सारे राष्ट्र, जैसे अभी बताया मैंने, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इनके प्रतिनिधि यूरोप में मिलने के लिए एक समझौते तैयार करने के लिए वियना में मिले। यानी इनके जो ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रेलिया इन सभी के जो प्रतिनिधि यानी इनसे जो लोग आए थे वो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी यानी दोस्तों इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर, इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। इसमें प्रतिनिधियों में ने 1815 ईस्वी की वियना संधि तैयार की थी। 1815 की प्रतिनिधियों ने वियना की संधि तैयार की थी। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालो। यानी दोस्तों अगला क्वेश्चन है इटली पे एकीकरण पर प्रकाश डालो। तो दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन, इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी को वियना संधि तैयार की थी। दोस्तों वियना संधि कब हुई थी? वियना संधि दोस्तों 1815 में हुई थी। क्यों? और कांग्रेस यानी क्यों हुई थी? यानी जो ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया थी, ये इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए मिले थे, है ना। इनके प्रतिनिधि समझौता तैयार करने यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए इसमें वियना में मिले थे। तो वियना संधि इसलिए की गई थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इस पर प्रकाश डालिए। तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो कि निम्न प्रकार थी। यानी कब? 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यानी अब इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे निम्न प्रकार थी। इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्य, बहुराष्ट्रीय हैंसवर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यानी दोस्तों जो इटली है वो बहुत सारे वंशानुगत राज्य, बहुराष्ट्रीय हैंसबर्ग राज्य साम्राज्य में बिखरा हुआ था। पहला पॉइंट तो दोस्तों इसमें ही हुआ है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि इतालवी भाषा संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। जो दोस्तों इतालवी भाषा थी वो संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इसके अनेक रूप प्रचलित थे। 1861 ईस्वी में विक्टर एमुनल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और वह 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हुआ। यानी दोस्तों 1861 में विक्टर एमुनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। किसे? 1861 में विक्टर एमुनल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 ईस्वी में यह एकीकरण पूर्ण हो गया। यानी 1861 में तो जो विक्टर एमुनल है वो उन्हें विक्टर एमुनल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में एक एकीकरण पूर्ण हो गया। यानी दोस्तों कब हुआ? 1870 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गैरिबोल्डी कौन था और वह इतिहास में
इतना इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, यानी गैरीबोल्डी कौन था। तो दोस्तों जेप्से गैरीबोल्डी, दोस्तों इसका पूरा नाम था जेप्से गैरीबोल्डी। 1807 से 1882 इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। यानी दोस्तों ये क्या 1807 1882 क्या है, ये दोस्तों 1882, इसमें मैंने 82 लगा, ये ऐसे लिखा जाता है डैश लगाकर। तो दोस्तों यानी इनका 1807 में तो दोस्तों जन्म हुआ और 1882 में क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों जेयूसेपे गैरीबोल्डी 1807 से 1882 इटली का सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। इसका परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था, यानी जो इसका परिवार है तटीय व्यापार करने वाला परिवार था, और वह स्वयं को व्यापार करने वाला परिवार था, और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। ये दोस्तों कुछ नहीं लिखना है। जेप्सी बोल्डी 1870 से 1882 के बीच में इटली का प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि गैरीबोल्डी कौन था, यानी वह जो 1807 से लेकर 1882 के बीच में इटली का प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी था। इसके बाद में उसका परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था, और वह स्वयं भी व्यापार करने वाला परिवार था, यानी वह खुद भी व्यापार करने वाला परिवार था, और वह स्वयं को व्यापारिक नौसेना का एक नाविक था, स्वयं भी व्यापारिक नौसेना का एक नाविक था। दोस्तों हमें बस इसमें इतना लिखना कि गैरीबोल्डी जो गैरीबोल्डी है वो इटली का एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी था। उसका परिवार तटीय व्यापार करने वाला परिवार था, और वह स्वयं भी ऐसी करता था, वो भी व्यापार करता था, और वह स्वयं भी व्यापारिक नौसेना का एक नाविक था। यानी जो व्यापारिक नौसेना होती है दोस्तों, उसका वह खुद भी एक नाविक था। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको दोस्तों ये सभी क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। दोस्तों ये सभी मैंने क्वेश्चन वो रखे गए हैं जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, यानी बहुत जो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों वे रखे गए हैं। दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होंगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर सकते हैं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो PDF है व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हाँ, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर देना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।